नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई और आग लगने के बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया। करीब 8 घर इस आग की चपेट में आ गए, जो पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। ग्रामीण और दमकल की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अगलगी की घटना हुई थी। आप देखें किस तरीके से आग की लपटें ऊंची उठती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दमकल की टीम भी मौके पर मौजूद थी। आग बुझाने के दौरान बिजली के तार में की चपेट में एक ग्रामीण भी आ गया, जिसकी वजह से वो झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दलसिंह सराय के बसडिया वार्ड संख्या 3 की यह घटना बताई जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगलगी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद आग लग गई और आग धीरे धीरे 8 घर को अपनी चपेट में आसपास के ले चुकी थी, जिससे कि आग की लपटें और भी ऊंची उठती चली गई। तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मौके पर किस तरीके की स्थिति बनी होगी। जैसे ही इस खबर की सूचना दमकल की टीम को मिली, दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और उससे पहले ग्रामीण अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जो तस्वीरों में आपको दिख भी रहा होगा, जिसके भी हाथ में जो कुछ समझ आया, जिस तरीके से वो आग बुझा सकते थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। और इसके बाद बताया जा रहा है कि इस अगलगी में कोई जानहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान जरूर हो गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ स्थिति मौके पर बनी होगी। 8 घर ऐसे हैं जो इस आग की चपेट में आ गए, पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। जो परिवार वाले थे, जो लोग इसमें रहते थे, उनके सामने अब खाने पीने की समस्या के साथ ही रहने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस की टीम को भी दे दी गई है। पटना के कंकड़बाग की हाउसिंग कॉलोनी से रिटायर्ड चीफ मैनेजर दीपेंद्र नाथ सहाय के घर डकैती हुई है। डकैतों ने घर से 2 लाख कैश और 5 लाख से अधिक के गहनों की चोरी कर ली है। डकैतों ने बैंक मैनेजर और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। साथ ही रिटायर्ड मैनेजर के साथ मारपीट कर उन्हें घायल भी कर दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये घायल बैंक मैनेजर हैं, जिनके घर पर डकैत घुसे थे और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 लाख रुपए नगद राशि लेकर फरार हो गए हैं, तो साथ ही 5 लाख से अधिक का गहना लूट लिया गया है। मैनेजर और उनकी पत्नी को पहले तो डकैतों ने बंधक बनाया और उसके बाद एक एक करके पूरे घर की तलाशी लेने लगे, सब कुछ खंगालने लगे और बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए कैश के साथ ही 5 लाख से अधिक के जेवर लेकर डकैत रफू चक्कर हो गए हैं। और अगली खबर आपको ताइवान से बताते हैं, जहां 25 साल का सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा भूकंप आया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। ताइवान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। कई इमारतें जो थी वो जमींदोज हो चुकी हैं। भूकंप के बाद जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप के बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ताइवान में देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए और वो झटका कम नहीं बल्कि 7.5 तीव्रता वाला था, जिससे बड़ी तबाही हुई है। ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंग बिल्कुल नीचे गिरती हुई और ये बिल्डिंग अचानक पूरी तरीके से धराशायी हो गई। और ऐसी कई सारी ऐसी बिल्डिंग है राजधानी ताइवान की राजधानी ताइपे में, जहां ये तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं
ये बताया जा रहा है कि जब भूकंप आया उस वक्त जो बड़ी वहां पर इमारतें थी वो एक साइड झुक गई और देखिए किस तरीके से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और बहुत सारे लोग खिड़की के जरिए भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए छोटे से बच्चे को जो है वो परिवार बचाने में जुटा हुआ है, निकल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताइवान की राजधानी ताइपे की ये तस्वीर है। भूकंप के तेज झटके यहां महसूस किए गए, 7.5 तीव्रता बताई जा रही है जिससे बड़ी तबाही हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें जो राजधानी ताइपे में है वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, जो आप देख भी पा रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी इमारतें थी जो जमींदोज भी हो गई और बहुत हिस्सा जो है उस वक्त की इमारतों का वो जमींदोज हो चुका है। कुछ ऐसी इमारतें हैं जो बिल्कुल टेढ़ी आपको नजर आ रही होगी, जो आप तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे। जाहिर सी बात है जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे अपने घरों से। और ये देखिए ये ब्रिज की तस्वीर, फ्लाईओवर की तस्वीर है जहां जो लोग फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और आपको तस्वीरों में भी वो कंपन नजर आ रहा होगा। ये जो ब्रिज है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तीव्रता कितनी ज्यादा रही होगी, भूकंप के जो झटके हैं वो कितनी तेज होंगे। जो लोग हैं वो वहीं फ्लाईओवर पर रुके रहे और तस्वीरों में आप खुद देख रहे होंगे कि जो पिलर भी है पुल का वो भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई सारी इमारतें हैं जो जमींदोज हो गई और कई सारी इमारतें जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें से लोग जो है वो बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग जैसे उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए उसके बाद ही वहां से निकलने की तैयारी उन लोगों ने जरूर की। 25 साल में सबसे बड़ा तगड़ा भूकंप का झटका बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची की अदालत में पेश होंगे। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना को लेकर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा ने उनके खिलाफ 19 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले में 27 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने धारा 174 के तहत इस मामले में संज्ञान लिया है। आज मॉर्निंग कोर्ट लगने वाली है जिसमें हेमंत सोरेन कोर्ट के सामने पेश होंगे और बताया जा रहा है कि 12 बजे से पहले तक ही फैसला जो है वो सामने आ सकता है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। पिछले दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी ने योगेंद्र साव के ठिकाने पर छापेमारी की थी और इसी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया है। वहीं इस मामले में कल सीओ शशि भूषण के साथ साथ हजारीबाग निवासी अजीत और योगेंद्र साव के भाई से पूछताछ हुई थी। उनसे योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के संबंधों को लेकर पूछताछ ईडी ने की थी और इसके अलावा तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह से भी ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। मीरा सिंह के घर से बरामद मोबाइल और कई दस्तावेज को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए। और सारण से एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक परिवार की पार्टी है जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने या हारने दोनों परिस्थितियों के बाद ये लोग क्षेत्र से गायब रहते हैं और सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं। राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर बिहार में 40 सीट पर जीत का दावा किया है। जनता दल से कौन प्रत्याशी होगा हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव में जब लालू जी से लड़ा उसके बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते, मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। तो दरअसल पूछिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही नहीं पूरे सारण जिला में किसी को नहीं पता होता कि 5 साल यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा।
जमुई के चकाई विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 नहीं 450 सीट पर चुनाव जीतेगी। 4 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा को लेकर सुमित सिंह ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में भीड़ जुटी थी, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। चिराग पासवान से किसी तरह का राजनीतिक खटपट नहीं, दोस्ती की बात बताते हुए मंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान जिस तरह से सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाए थे, उसी तरह इस बार भी जमुई सीट से चिराग पासवान के बहनोई एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार भारती उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इस बार जो लोकसभा हो रहा है उसमें हम लोगों की तैयारी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है अब की बार 400 पार, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। जिस तरह बजरंगबली को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको एहसास कराया जाता था। हमें लगता है कि इस बार वो 400 नहीं 450 पार होंगे। दरभंगा में बीजेपी नेता और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मंत्री हरि सहनी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि अब बिहार में जात पात पर वोट नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट जनता देती है और यही कारण है कि हम 400 पार और बिहार में 40 सीट के साथ ही दरभंगा सीट से 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से महागठबंधन बना है तब से कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा, ये प्रारंभ है। जब लोग अपने स्वार्थ और सत्ता के लोभ में जिएंगे तो ऐसा ही होगा। महागठबंधन का स्थिति अभी ऐसा है, ये क्यों सोचते हैं? जिस समय से गठबंधन बना उस समय से क्या आप देख रहे हैं कि कुछ इधर गिरे कुछ इधर गिरे, उधर छटक के उधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं। तो ये तो प्रारंभ से ही है। और जहाँ स्वयं के लिए जिएगा लोग, अपने कुर्सी के सुरक्षा के लिए जिएगा, तो ऐसा ही होगा। जब देश के हित के लिए, देश का रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा का चाहत लेके यदि वो पार्टी में काम करेगा तो पार्टी का जो निर्णय होगा हृदय से उसे वो स्वीकार। गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने अजय निषाद के कांग्रेस में शामिल होने पर बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है। अजय निषाद ने पार्टी छोड़कर आत्मघाती कदम उठाया है। बीजेपी हमारी मां के रूप में है और पार्टी के साथ जो विश्वासघात करता है जनता उसे बिल्कुल नहीं मानती। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अजय निषाद ने अच्छा कदम नहीं उठाया। साथ ही अजय निषाद को कांग्रेस में शामिल होने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीजेपी उनको शुभकामनाएं देती है, वो कहीं भी रहें, अच्छे से रहें। तो पार्टी हमारी मां के रूप में है और पार्टी के साथ जो विश्वासघात करते हैं कतई जनता उनको नकार देती है और उनको भारी पछतावा करना पड़ता है। ये अजय निषाद जी जो कदम उठाए हैं उनका कदम गलत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही विभिन्न समाजों के नेताओं को जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की याद सताने लगी है। सभी समाज राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा रही है। और इसी बीच शहर के वैश्य समाज के नेताओं ने एकजुट होकर प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्य समाज के लोगों ने राजनीतिक दलों से राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की। इस दौरान तैलिक महासभा के जिला अध्यक्ष संजू साव ने कहा कि पूरे बिहार में वैश्यों की आबादी 22% है। इस हिसाब से बनिए के बेटों को भी टिकट दिया जाना चाहिए। बस इतना ही कहना है कि 7 तारीख को बेतिया के मझौलिया प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 322 में झोला छाप डॉक्टर की दबंगई सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्र को ही उसने क्लिनिक बना दिया है। सेविका की शिकायत के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र और क्लिनिक एक साथ चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कई साल से संजय नामक एक व्यक्ति आंगनबाड़ी केंद्र में अपना क्लिनिक चलाता है और इलाज भी करता है। वहीं सेविका के मुताबिक कई बार मना करने और कहने के बाद भी वो वहां से हटने को तैयार नहीं है, जबकि इसकी लिखित शिकायत प्रखंड के पदाधिकारियों को भी दी जा चुकी है। कब हुआ है आपका बहाली? 20 में हुआ है। इतना दिन से इसी में चल रहा है डॉक्टरी, तो आप लोग मना नहीं किए इसमें? मना किए हैं तो बोल रहे कि भाग जाएगा। कितना दिन से, कब मना किए थे? बीच में मना किए थे, बोला कि और तैयारी हो जाएगा।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर के सोती भेड़ियाही गांव से, जहां भीषण अगलगी में 1 साल की बच्ची की झुलसकर मौत हो गई, जबकि घटना में 12 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं घटनास्थल पर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों के अंदर नाराजगी भी देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जब आग लगी थी। बताया जा रहा है कि इस अगलगी में कई सारे घर जलकर राख हो गए, तो वहीं एक मासूम की जान चली गई। तो हम लोग भी सोए हुए थे तो पता चला कि आग लग गया है, तो हम लोग आए वहाँ से। भीड़ थोड़ा ज़्यादा था, हम लोग सोचे कि कुछ लोग इधर उधर किया, कुछ 2-4 लड़का अंदर गया तो उसका भी थोड़ा देह हाथ जल गया। तो वो लोग भी सोचे कि एक बच्चा था, कि बच्चा को बचाने के चक्कर में कोई सनी नाम का लड़का है, ये बचाने गया तो एक कुछ देह हाथ में थोड़ा जल गया है। काफी बहुत ज्यादा था। एक बच्चा का मौत हुई। हाँ। मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि अपराधी लोगों को परिजनों को गिरफ्तार करने की बात कहकर डराते और धमकाते थे और उनके फोन कॉल के जरिए धमकी के मोटी रकम वसूलते थे। वहां पुलिस को छापेमारी में 7 पासबुक, 19 चेकबुक, 32 एटीएम सहित 1,33,000 कैश बरामद हुआ है। गिरफ्तार गिरोह का इंटरनेशनल कनेक्शन भी बताया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस अब छानबीन कर रही है। ये कंप्लेन हम लोग के पास में 29/3/2024 को साइबर थाने में रजिस्टर की गई थी। इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए महज 24 घंटे के अंदर साइबर थाने की टीम के द्वारा बहुत कुशलता से केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और जौकटिया गांव से बहुत सारे एटीएम्स, मोबाइल फोन, 1.5 लाख के आसपास कैश रिकवर किया गया है, लैपटॉप रिकवर किया गया है। शेखपुरा में इंटर और मैट्रिक परीक्षा के नतीजे सामने आ गए, जिसमें जिले के बरबीघा की प्रिया ने इंटर कॉमर्स में पूरे बिहार में टॉप किया है। वहीं मैट्रिक परीक्षा में चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चकंदरा गांव के हरेराम ने पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों राज्य टॉपर छात्रों को सम्मानित किया। शैक्षणिक वातावरण बिहार में काफ़ी बदल रहा है, जिसका असर शेखपुरा में भी देखने को मिल रहा है। आपको हम बता दें कि जो इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट, जो इंटर में टॉपर हुई है वो प्रिया शेखपुरा की बरबीघा की रहने वाली है, कॉमर्स में टॉपर की है। और मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ है जिसमें ये हरिराम जो हैं वो उसका 5वां स्थान है पूरे बिहार में। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और काफ़ी सुधार भी है। शैक्षणिक वातावरण में भी, संसाधनों में भी काफ़ी सुधार हुआ है, जिसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं प्रिया से, प्रिया कैसा लग रहा है चूंकि सर द्वारा सम्मानित की जा रही हो, टॉपर हुई? बहुत खुशी हो रहा है कि डीओ सर ने सम्मान किया है। मतलब ये एक स्टूडेंट की लाइफ का ड्रीम होता है कि सर से मिले और उनसे सम्मान मिले, एक बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि बहुत अच्छा खुशी हो रहा है। सर द्वारा सम्मानित किए गए और सर ने सम्मानित किया और वीडियो साहब को मेरा मतलब अच्छा परिणाम है कि ये बहुत हमको प्रोत्साहित किए, मतलब हमको ये बताया आगे कैसे गोल मतलब कैसे अचीव करना है, मतलब मेहनत करते रहना है और ईमानदारी से अनुशासित रह के। बिल्कुल इस जिले के लिए, परिवार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए ये गौरव का क्षण है और इसीलिए हम दोनों को बुलाकर सम्मानित इनको यहाँ किया गया है ऑफिस में और इन्हें प्रोत्साहित किया गया है। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आगे ये बहुत बड़ा लक्ष्य रखें, यही मेरे द्वारा बताया गया है और ये प्रसन्नतापूर्वक हमारी बातों को इन लोगों ने हमेशा आगे रहे इसके लिए। हाँ, पिछले बार भी तो आप देखे ही थे कि यहाँ की इस्लामिया हाई स्कूल का बच्चा मैट्रिक टॉपर था, यहाँ का टॉप 1। तो यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ की भूमि उर्वर है और बच्चों के लिए हम शुभकामना ही देंगे और आगे ये बढ़ते रहें, इनका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लगातार एक सकारात्मक प्रयास भी किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें और जिला सहित राज्य का भी मान सम्मान बढ़ाएं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।
मुंगेर के ममई गांव में राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट मैच का आगाज हुआ। क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। आयोजक कमेटी पिछले 1.5 महीने से क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी में जुटी हुई थी, जिसमें बिहार के 14 जिले की 15 टीम के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मैच में सफल टीम को चांदी के साथ ही 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। वहीं फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 51,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी और रनर टीम को 1,11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और मैन ऑफ द सीरीज को टीवीएस अपाची बाइक का पुरस्कार दिया जाएगा। अगली खबर बगहा से है, जहां कश्मीर में सड़क दुर्घटना में मृत 8 मजदूरों का शव उनके घर पहुंचा है। पश्चिमी चंपारण के 8 मजदूरों की 6 दिन पहले कश्मीर में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक टैक्सी के खंडहर में गिरने के कारण ये सभी मजदूरों की जान चली गई थी। श्रम मंत्रालय की ओर से शवों को कई प्रक्रिया के बाद उनके घर भेजा गया है। शवों के घर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। सरकार की ओर से प्रभावित परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। शेखपुरा के अरुआर गांव में मनरेगा योजना में लगातार लापरवाही नजर आ रही है। गांव में वर्ष 2019-20 में पैन की खुदाई की योजना लाई गई थी, जिसकी लागत 1,82,000 रुपए है, जिसकी निकासी 52,000 रुपए कर ली गई, लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया। 2 वर्ष पहले योजना का कार्य नहीं होने से स्थानीय लोगों ने बीडीओ और डीडीसी से शिकायत की। कई बार इस मुद्दे पर जांच भी की गई, लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। मनरेगा योजना में किस तरह धांधली किया जा रहा है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। शेखपुरा जिले के अरेरी प्रखंड का ये विमान पंचायत का इलाका अरुआरा गांव है। आप देख लीजिए, कहा जा रहा है कि मनरेगा योजना से ये पैन की खुदाई करना था। ये पुल से था, वो खेत की तरफ जो पैन गया है उसकी खुदाई करना है। इसमें 1,82,000 की योजना है और इसमें कहा जा रहा है काम भी नहीं हुआ। 52,800 रुपया की निकासी कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई खुदाई नहीं हुई है, कहीं कोई निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन मनरेगा योजना से ये 52,800 रुपया की निकासी कर लिया गया है, जो बिल्कुल सरकारी राशि की लूट का एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं खुदाई हुआ, ने तो बोले थे कि यहाँ पुलिया दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला हम लोग का। यहाँ पर मेरा लड़का बच्चा बहुत बार गिर गया, लास्ट में हम मिट्टी यहाँ गिरवा दिए। कोई पैन खुदाई नहीं हुई? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पैन के पास जिनका मकान है, इनका कहना है कि नापी भी हुआ है। मनरेगा योजना के तहत जेई और सारे पीआरएस लोग आए थे, नापी भी किए हैं और राशि की निकासी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। रांची में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा था, लेकिन इस साल 2023 से भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। 4, 5 और 6 तारीख को झारखंड में हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। वहीं संथाल और कोल्हान में बाकी क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। अभी आने वाले दिनों में आपको हीट वेव जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी और जो बात करें तो 4, 5, 6 तारीख में आपको झारखंड में हीट वेव जैसी स्थिति बनती हुई देखने को मिलेगी। झारखंड के नक्सली इंटरनेट कॉल के जरिए न सिर्फ काला साम्राज्य चला रहे हैं, बल्कि व्यवसायियों से रंगदारी भी वसूल रहे हैं। पर झारखंड पुलिस अब उन पर नकेल कसने की तैयारी में है। देखिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पीएलएफआई का गैंग ज़ेंगी ऐप के जरिए झारखंड में नशे का कारोबार बड़ी आसानी से फैला रहा है। इस ऐप से होने वाला इंटरनेट कॉल कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। इसी का फायदा उठाकर पीएलएफआई नक्सली ज़ेंगी ऐप से व्यवसायियों को डराते धमकाते हैं और रंगदारी भी वसूलते हैं। पीएलएफआई के एरिया कमांडर सूरज गोप ने पुलिस को ये जानकारी दी है। जो उग्रवादी पकड़ा गया था उसने बताया कि वो ज़ेंगी ऐप का यूज कर रहा था और इस तरह वीपीएन कॉल्स भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन ज़ेंगी ऐप में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप अगर उसको डाउनलोड करते हैं अपनी यूज के लिए तो आपका कोई वेरिफिकेशन वो नहीं पूछता है। ज़ेंगी ऐप डाउनलोड करते हुए 10 डिजिट का यूनिक नंबर मिल जाता है।
इसलिए जब भी ज़ेंगी ऐप से कॉल किया जाता है तो उसे रिसीव करने वाले के पास ज़ेंगी ऐप का नंबर डिस्प्ले होता है और कॉल करने वाला बड़ी ही आसानी से अपनी पहचान छिपा लेता है। पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप ने नेपाल से इसी ऐप के जरिए ऑर्गेनाइज क्राइम का साम्राज्य चलाया करता था, पर ज़ेंगी ऐप के आईपी एड्रेस के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया था। अब सीआईडी भी ज़ेंगी ऐप का इस्तेमाल करने वाले गैंग को दबोचने की फिराक में है। तो ये अपराधियों के बीच में एक प्रचलन है कि इस ऐप के इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे पुलिस से, लेकिन हम लोग इनको भी पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। बड़ी तेजी से डिजिटल होती दुनिया ने जहां कई चीजों को आसान बना दिया है, तो वहीं ज़ेंगी जैसे ऐप के दुरुपयोग ने हमारी और आपकी जिंदगी को खतरे में भी डाल दिया है। ऐसे में जरूरी है इन पर नकेल कसने की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।